स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि क्लास 12वीं के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों का वीडियो सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं। तो ये रहा आपका वीडियो सीरीज 1, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्तृत ढंग से व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर से पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों का व्याख्यान देखेंगे। और जो भी प्रश्न आपको हम बुकलेट में नहीं दे पाए थे उसको हम इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बता देंगे। तो संभावित सभी प्रश्न तो होंगे ही, और चूँकि हम ये सभी प्रश्न जो है वो अपने बुकलेट के ज़रिए करवाने वाले हैं। ये हमारी बुकलेट रही यूनिट 1 की, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। यूनिट 1 का है केवल, और इसमें साथ साथ में जो आपका आंसर शीट भी दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इसे परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर मैसेज कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा व्हाट्सअप नंबर, और इस पर मैसेज करने के बाद मैसेज क्या करना है ये भी ध्यान रखिएगा। अपना नाम, अस्थायी पता और पिन कोड सिर्फ बताना है। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी शेयर मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको एक जानकारी दे देते हैं छोटी सी, जो विद्यार्थी पिछली हमारी वीडियो को नहीं देखे हुए उनके लिए, कि पूरा ये जो बुकलेट हमारे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर का, इसमें सभी प्रश्नों को जो है वो टॉपिक वाइज अरेंज करके लिखा गया है। यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है और आपके परीक्षा के अनुसार, परीक्षा प्रारूप के अनुसार लिखा गया है और नए सिलेबस के अनुसार है, ठीक है ना। मतलब कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है ये। और इसमें हमने आपको बता ही दिया, प्रश्नों के बाद इसमें आंसर शीट भी डाला गया है, और साथ साथ में इसमें जो है वो आप देख सकते हैं व्याख्यान भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है। और जो भी बातें आपको इसमें नहीं समझ में आती है उसके लिए आप सलाह और शिकायत भी जरूर कीजिएगा, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर से और पहले प्रश्न से। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेटअप किया हुआ है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं सैंपल के रूप में। अगर आप देखना चाहें तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सैंपल पेज के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है एक्सप्लेनेशन या फिर किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन और किस प्रकार से आंसर शीट डाला गया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहले चैप्टर से। क्या बोल रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था एडम स्मिथ ने, ठीक है ना, जिनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो उसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हम लोग जानते हैं भाई कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किनको? एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला कि वेल्थ ऑफ नेशंस की रचयिता कौन है। देखिए पूरा किताब का नाम अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ऐसा कहा जाता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस है वो युगों का शास्त्र रहा है हमेशा से, क्योंकि ये समय के अनुसार जो है लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। यानी कि इसके रचयिता कौन थे? एडम स्मिथ थे। और शॉर्ट में किताब का नाम आप जान सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। ये किताब कब आई थी? 1776 में, ठीक है ना। 1776 में पुस्तक जो पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, और रचना किसने किया था? एडम स्मिथ ने, ठीक है ना। वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला कि अर्थशास्त्र में जो धन की धारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वही चीज़ बोल रहा है कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बताइए जरा, ये प्रस्तुत की गई थी एडम स्मिथ द्वारा धन की धारणा या फिर वेल्थ कंसेप्ट, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। बहुत अच्छे से हम लोग को पता है कि अर्थशास्त्र को मानव का कल्याण का विज्ञान किसने कहा था, तो समझ जाइएगा कि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इन्होंने ही बात किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बोल रहा क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किसने किया था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है ना। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये किताब कब आई थी? 1890 ईस्वी में, ठीक है ना। 1890 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। बोला कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन की तुलना में मानव के अध्ययन पर विशेष जोर दिया था? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने ही कहा था ना कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, और उससे भी पहले इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। ये दोनों डेफिनेशन थे अल्फ्रेड मार्शल के, और यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो अगला प्रश्न वही है
कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान किसने कहा था, तो आपको पता चल गया है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बोला कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आपको पता है अर्थशास्त्र में जो वेलफेयर कंसेप्ट आया था वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, अल्फ्रेड मार्शल का नाम ध्यान रखिएगा। बोला कि अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है। देखिए चयन का विज्ञान किसने कहा था, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, और प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में ध्यान में रखिएगा, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी प्रोफेसर रही थी। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस के लेखक कौन हैं, तो प्रोफेसर रॉबिन्स जो हैं वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस की रचना किए थे, यानी कि किताब का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। ये किताब आई थी 1932 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोला कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता संबंधी धारणा प्रस्तुत किया, तो स्कैरसिटी कंसेप्ट या फिर दुर्लभता जो संबंधी विचार थे वो सबसे पहले और कह सकते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के रूप में जो है वो प्रोफेसर रॉबिन्स का शामिल किया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दुर्लभता की जो धारणा है अर्थशास्त्र में वो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिएगा, बोला कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह कथन किसकी है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में चयन करने के लिए सिखलाता है कि हम सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। ये विचार किनका था, प्रोफेसर रॉबिन्स का। उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, बोला कि अर्थशास्त्र में विकास की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में जो विकास की धारणा है, जो डेवलपमेंट कंसेप्ट है, वो प्रोफेसर P.A. सैमुअल्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है, व्यष्टि तथा समष्टि इन दोनों शब्दों की रचना और इनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। व्यष्टि और समष्टि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर शब्द हैं, आपको पता है, और ये दोनों शब्दों की रचना किया था किसने, रैगनर फ्रिश ने, और कब किया था 1933 ईस्वी में, ठीक है ना। और उसी समय से ये दोनों जो शब्द हैं व्यष्टि और समष्टि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद लगभग सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा। अब देखिएगा अर्थशास्त्र क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है ना। किस रूप में, चूंकि ये कला कब है और विज्ञान कब है, इसको अगर आप विस्तृत ढंग से जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र को हम लोग कला क्यों कहते हैं। कला कहने का मतलब है कि जो भी समस्याएं अर्थ व्यवस्था में आती है या फिर इकोनॉमी में आती है, उसको हम किस प्रकार से, किस टेक्निक की मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। जबकि विज्ञान का कहने का मतलब है कि आपको कारण और परिणाम दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है ना। साइंस में क्या दिखाई देगा, कारण भी और परिणाम भी, कि वो समस्या उत्पन्न होने का कारण था और उन समस्या को हम कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं, तो ये तो आर्ट्स का काम है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर कारण और परिणाम जब आपको दोनों दिखाई दे तो आप समझिएगा कि साइंस का कमाल है। जैसे कि हम कोई भी वस्तु क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो पुनः नीचे की ओर आ जाता है। इस तरह का नियम हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक इसी प्रकार से जो है वो अर्थशास्त्र में भी कुछ नियम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं मांग का नियम, पूर्ति का नियम, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कई तरह के सिद्धांत हम लोग इसमें पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में भी। तो हम लोग निश्चित तौर पर कहेंगे भाई कि अर्थशास्त्र में भी जो है वो भौतिक विज्ञान की तरह जो है या फिर प्रकृति विज्ञान की तरह ही इसमें भी नियम है और उसकी भी कुछ मान्यताएं होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कुछ कारण क्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि के कारण मांग में कमी होती है। तो मूल्य में वृद्धि क्या हो गया यहाँ पर, कारण, और परिणाम क्या हुआ, मांग में कमी हुआ। या फिर हम कह लीजिए कि वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। तो कारण क्या हुआ, मूल्य में कमी होना, और परिणाम क्या हुआ, मांग में वृद्धि होना। तो ये हमारा जो है कारण और परिणाम दोनों दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न 17वां, देखिए क्या क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। भाई हम लोग अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ना मुख्य रूप से, जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न अनुसार जो है वो ए और बी दोनों सही होगा, इसका मतलब जवाब आपका सी वाला सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस भाषा से उद्धृत हुआ है ना। ये जो माइक्रो टर्म है ना, इसका अर्थ होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। लेकिन ये जो माइक्रो टर्म है ये आया कहाँ से था, तो ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में एक वर्ड था माइक्रोज, यानी कि MIKROS,
जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोज, यानी कि माइक्रोज का अर्थ होता है स्मॉल या फिर छोटा आप कह सकते हैं हिंदी में। चलिएगा अगला प्रश्न बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, और वो छोटे चर इतने छोटे होते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि हम इस मार्कर को परचेज करते हैं जो कि हो सकता है सेलो का है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को खरीदना ही बंद कर दिया, तो क्या ये जो इसकी जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपके जैसे, आप कहेंगे क्या कि आपके जैसे कई सारे कंज्यूमर हैं इसका मतलब हमारा जो उपभोग का यहाँ पर चर होगा, दैट मीन्स कि हमारा जो कंजम्पशन वेरिएबल्स है ये हमारा एक छोटा आर्थिक चर है या फिर स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम कहेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं या फिर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी जवाब आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत परिवार दिया हुआ ऑप्शन, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक उपभोक्ता का अध्ययन कहाँ पर होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। और एक फर्म का अध्ययन कहाँ पर होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला कि कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत कह लीजिए या फिर मूल्य सिद्धांत कह लीजिए, ये हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ही जो है वो मूल्य सिद्धांत या फिर कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें मांग और पूर्ति दोनों सिद्धांतों को मिक्स करके एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कि वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है। इसी थ्योरी के कारण जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम पड़ा कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। चलेगा, अब इसी वजह से भी जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि मैक्रो, जिसका अर्थ होता है बड़ा, निम्न में से किस भाषा से उद्धृत हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि माइक्रो जो है वो ग्रीक भाषा से आया, ठीक उसी ढंग से मैक्रो भी जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया है, और ये शब्द कौन सा था? तो मैक्रोज, है ना। मैक्रोज मतलब MAKROS, ठीक है ना। मैक्रोज का अर्थ होता है क्या? बड़ा। अगला प्रश्न ध्यान में रखिए, हाँ इसमें क्या बोल रहा है कि 22वां प्रश्न बोल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान में आया होगा आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र इसका मतलब है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है या फिर व्यापक आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो जैसे कि राष्ट्रीय आय, संपूर्ण देश की बात है ना, या फिर रोजगार, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, है ना, या फिर सामान्य मूल्य तल यानी कि जनरल प्राइस लेवल, इन सब का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोला कि आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं या फिर प्राइस थ्योरी कहते हैं या फिर आप उसे मूल्य सिद्धांत कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है या फिर इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। हम लोग आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वो सभी क्रियाएं जो कि आय सृजन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं करते हैं। या फिर हम अपने जो अर्जन किए हुए संपत्ति हैं या फिर अर्जन किया हुआ जो धन है उसको हम अपनी ज़रूरतों के लिए जब खर्च करते हैं, ये भी हमारी आर्थिक क्रिया ही होती है, और हम वहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, किसी अन्य की ज़रूरतों को नहीं, तो हम उसे कहेंगे क्या? आर्थिक क्रियाएँ, ठीक है ना। जैसे कि किसी को आपने मान लीजिए कि मदद पहुँचाया, ठीक है ना, तो उससे आप थोड़े ना बाद में पैसे मांगते हैं, वो तो मदद है, हेल्प है, तो आप वहां पर कहेंगे भाई कि वो आपका आर्थिक क्रिया नहीं अनार्थिक क्रिया है। जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो माँ जो है वो क्या बच्चों से दूध मतलब कि पैसे लेती है क्या दूध के बदले में? नहीं ना, तो यहाँ पर माँ जो है वो अनार्थिक क्रिया करती है। क्या मम्मी आपको पैसे जो है देती है या फिर जो है पापा पैसे देते हैं तो फिर से आप उनको रिटर्न में कुछ पैसे वापस करते देते क्या सूद के समेत? तो नहीं भाई, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो सभी लोग जो हैं वो हमारे पास अनार्थिक क्रिया करते हैं, जो कि हमारा उचित काम है। एक प्रकार से समझिए, किसी को सहायता करना या फिर मान लीजिए कि आपने रक्तदान किया है, ये सब सभी काम जो है वो क्या होते हैं? अनार्थिक क्रियाएं होती है ना। किसी बूढ़े बुजुर्ग को आपने जो है रास्ता पार करवाया होगा, गाड़ियां बहुत तेजी से चल रही थी, आपने रास्ता पार करवा दिया, तो क्या हुआ? वो अनार्थिक क्रिया हुआ। उसके बदले आपने पैसे नहीं लिए, वो ध्यान रखना। कई सारे बच्चे होते हैं जो पैसे ले लेते हैं काम के बदले, तो नौटंकी बाजी नहीं करना है भाई, आपको बदमाश नहीं बनना है, बस
आप जो है क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ मदद पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अनार्थिक क्रिया। जबकि जो जैसे कि आप जहां से पैसे कमा रहे हैं वो सारी क्या हो गई, आपकी आर्थिक क्रिया। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, है ना, ये सब सारी क्या है, आपके आर्थिक क्रिया है। निवेश करना क्या है, आर्थिक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोला कि वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, अभी मैंने कहा कि वे सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ये समस्या उत्पन्न कैसे होती है, तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़्यादा, और जो हमारे देश में सप्लाई है उन रिसोर्सेज का वो क्या होता है, कम। तो हमारे पास एक दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभता की समस्या कहते हैं, पहली चीज़। और इस दुर्लभता के कारण अब हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके कैसे हम अपनी अधिक से अधिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो बात आ रहा है ना कि कैसे पूरा कर सकते हैं, तो ये जो चयन करना पड़ा, इसी को हम लोग दरअसल कहते हैं आर्थिक समस्या। मान लीजिए एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको बोर्ड पर, ठीक है ना। देखिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है डिमांड कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मान लीजिए कि आपको पैसे चाहिए 100 रुपया, ठीक है ना, 1000 रुपये, या फिर मान लीजिए 1000 रुपये में से आपको मात्र मिला कितना, यानी कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कितना हो रहा है आपके पास, मान लीजिए कि 800 रुपया, फिर 900 रुपया, ऐसा कुछ। तो डिमांड कर रहे थे आप 1000 रुपये का, मिल रहा है आपको 800 रुपया। तो आप सोचेंगे ना कि अब 800 रुपये में हम किस प्रकार से अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दरअसल यही है आपकी आर्थिक समस्या, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है कि आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कि आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है, जब हमारे पास साधन, अभी देख रहे थे कि साधन जब हमारे पास कम पड़ जाते हैं, या फिर संसाधन कम पड़ जाते हैं, या फिर संसाधन जब दुर्लभ हो जाते हैं, तो हमें चयन करना पड़ता है, और चयन की उसी समस्या को हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। तो यहाँ पर 3 मुख्य बातों को ध्यान रखना कि आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का सबसे पहला कारण है कि हमारी इच्छाएं, है ना, हमारी जो वांट्स है, हमारी जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा है, हम ये भी वो भी सारी चीजें जो है पूरा करना चाहते हैं। उसके साथ में हमारे पास जो साधन है या फिर संसाधन है वो सीमित है या फिर दुर्लभ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन सीमित संसाधनों का या फिर उन सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है, मतलब जहां चाहे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये पैसा है, तो 100 रुपये से जो भी काम आपके बनते होंगे वहां पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये आप दान भी तो कर सकते हैं। 100 रुपये से जो है आप कोई जो है भलाई का भी तो काम कर सकते हैं, किसी को मदद भी तो पहुंचा सकते हैं। बात समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कहें कि उस 100 रुपये का जो है हम जहां चाहें जैसे चाहें प्रयोग कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लीजिए। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के लिए 3 कारण हैं। पहला क्या कि साधन हमारा सीमित है और हमारी इच्छाएं अनंत है, और एक और क्या हो रहा है कि उन सीमित संसाधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। तो 3 कारण निकल कर क्या है, जो इच्छाएं अनंत है, साधन सीमित है और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और हाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास संसाधन या सीमित होते या फिर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास संसाधन होता तो निश्चित तौर पर हमारे सामने ये दुर्लभता की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। और जब दुर्लभता की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो चयन की समस्या कैसे उत्पन्न होगी, और जब चयन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी तो फिर आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास संसाधन या सीमित होते या फिर जो साधन है वो अनलिमिटेड होते तो हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होता है वो तो एराइज होता ही नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग क्या होती है, मांग अधिक होती है और उसकी पूर्ति कम होती है। अभी जस्ट हमने बताया कि डिमांड फॉर रिसोर्सेस, है ना, डिमांड फॉर रिसोर्सेस क्या है आपके ज़्यादा हैं और सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस अगर कम है, इसी अवस्था को बोलते हैं हम लोग क्या, संसाधनों का दुर्लभ होना, ठीक है ना। संसाधन क्या हो गए, दुर्लभ हो गए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि जब रिसोर्सेस का डिमांड ज़्यादा हो और उनकी जो सप्लाई है मार्केट में या फिर आपके पास जो चीज़ उपलब्ध हो पा रहा है वो कम अगर उपलब्ध हो पा रहा है तो उसी अवस्था को कहा जाएगा कि वो संसाधन या फिर वह वस्तु दुर्लभ है। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा कि दुर्लभता की ऐसी स्थिति है जब वस्तु की मांग क्या होती है, अधिक होती है, किससे, अधिक होती है पूर्ति से, है ना। तो कहेंगे पूर्ति से अधिक होती है। तो ऑप्शन यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, पूर्ति से अधिक हो जब आपकी मांग, तो निश्चित तौर पर आपके पास दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होगी जो कि आपको चुनाव करने के लिए मजबूर या फिर बाध्य कर देगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि चयन की समस्या उत्पन्न होगी और चयन की उसी समस्या को हम लोग आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। तो दुर्लभता के बारे में आपको पता चल गया। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है
कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए अर्थव्यवस्था को जो है ना हम लोग वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करने के लिए हम जो है आपको 3 अलग अलग जो है आधार बता देते हैं। पहला नियमन और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे आप केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी आप इसे कह सकते हैं, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों पता चल गया आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो हम बता रहे हैं आपको आधार दूसरा, अर्थव्यवस्था को दूसरा जो आधार पर बांटा गया है वो है विकास के आधार पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। किस रूप में? तो या विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसे हम अनप्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, मतलब वहां पर अनडेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिस पर मतलब कि कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। दूसरा हम लोग कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, या फिर कह सकते हैं उसको कम विकसित अर्थव्यवस्था, या फिर उसी को कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार दिख गए, या विकसित और अल्प विकसित। अब तीसरा देखिए, ये है हमारा विकसित अर्थव्यवस्था। तो तीनों आपको पता चल गया कि ये तीनों जो है वो रखा गया किस आधार पर, तो विकास के आधार पर, ठीक है ना, डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब अगला जो है वो है वैश्विक आर्थिक संबंधों के आधार पर, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन के बेस पर जो है वो अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार हैं, खुली हुई अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो आपको पता चल गया कितनी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ पर जो है आप इन चीज़ों के बारे में विस्तृत ढंग से जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर नोट्स लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप जाकर के क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था वर्गीकृत किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था को जो है वो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर? नियमन और नियंत्रण के आधार पर। तो इनमें से सभी वाला जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। हमने अभी जस्ट आपसे कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से जो है स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता होती है, कह सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक फ्रीडम होता है लोगों को। जिस प्रकार से यहाँ पर उत्पादक जो है वो अपने संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक जो है लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के कारण यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग लिबरल इकोनॉमी या फिर आप कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या फिर इसे आप बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है। एक तो आपको पता चल गया कि आर्थिक रूप से यहाँ पर लोग स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर चाहे जैसे चाहे रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, और उपभोक्ता जो है जैसे चाहे अपनी वस्तुओं का अपनी अनुसार जो है डिमांड कर सकता है, और उसी प्रकार से प्रोड्यूसर अपने लाभ के लिए अधिक से अधिक उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पहली विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत लाभ। अभी हमने बताया जस्ट कि इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए लोग जो है काम करते हैं। यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग होंगे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे, समाज की भलाई या फिर समाज के कल्याण से, सोशल वेलफेयर से इसको कोई मतलब नहीं होता है। अगला देखिएगा क्या बोला, संसाधनों पर निजी स्वामित्व, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस, यानी कि जितने भी रिसोर्सेस होंगे, चाहे तो वो मानवीय संसाधन हो, चाहे तो वो कह सकते हैं कि भौतिक संसाधन हो, या फिर वो प्राकृतिक संसाधन हो, उनका दोहन या फिर उनका प्रयोग जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर निजी जो है यहाँ पर स्वामित्व होता है इन सभी संसाधनों पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब समाज के बारे में, पूरी समाज के बारे में कौन सोचेगा, सरकार, यानी कि सरकार यहाँ पर इंटरफेयर करती है। दैट मीन्स कि सरकार यहाँ पर लोगों के लिए नियोजन करेगी या फिर प्लानिंग करेगी, और उन्हीं के अनुसार जो है देश में उत्पादन होगा, और उसी के अनुसार जो है वो देश में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण भी होगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि 32वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सिर्फ ए, यानी कि केंद्रीय नियोजन। बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ मूल्य संयंत्र, ये होता है किस अर्थव्यवस्था की विशेषता, तो ध्यान में रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। और संसाधनों पर निजी स्वामित्व, तो आपको पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लाभ का उद्देश्य कौन रखता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो ये है कि समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, समाज की भलाई के बारे में सोचा जाता है। तो व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य किसका होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, और सामाजिक लाभ या फिर सामाजिक कल्याण का उद्देश्य किसका होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नोट्स आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ,
सिर्फ वीडियो को जो है देखते ही मत रहिए, एक लाइक का बटन भी है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। क्या बोल रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में, है ना, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों साथ साथ में है, ठीक है ना, दोनों साथ साथ में। जैसे होता है ना, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, वैसे ही कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों जो है वहां पर सह अस्तित्व पाया जाता है। इसका मतलब है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये जो कॉन्सेप्ट आया था भारत में, यह आया था 1948 की औद्योगिक क्रांति में, या फिर कह सकते हैं औद्योगिक नीति में, ठीक है ना। चलेगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको पता चल गया, यानी कि भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर निजी कंपनियां भी होती है, सार्वजनिक कंपनियां भी होती है और दोनों अपने अलग अलग मकसद से कार्य करते हैं और दोनों ही जो है वो देश के आर्थिक विकास में अपना अलग अलग तरीके से योगदान देते हैं। यानी कि एक और निजी कंपनी जो होगा वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या फिर जो सरकारी कंपनियां हैं वो देश को जो है आगे ले जाने के लिए अपने सामाजिक उद्देश्य या फिर सामाजिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, समाज की भलाई के उद्देश्य से काम करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, बोला निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो ज्यादातर जनसंख्या है वो डिपेंडेंट है कृषि पर, यानी कि एग्रीकल्चर पर जो है बेस्ड यहाँ पर लोगों का व्यवसाय है, यानी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ये पहली चीज। दूसरा कि लोगों का जो जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है या फिर कह सकते हैं लेस पर कैपिटा इनकम है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जो लोग हैं ना वो डिपेंडेंट हैं कृषि सेक्टर पर, और कृषि आपको पता है कि वो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करता है, यानी कि मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी, और मान लीजिए कि धूप या फिर कह सकते हैं कि जो पूरा वातावरण है वो ठीक ढंग से रहा तो फसल अच्छा होगा। तो यहाँ पर कह लीजिए कि मुख्य तौर पर जो कृषि है वो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहती है, इस वजह से उनकी जो आमदनी है या फिर इनकम है वो निश्चित नहीं रहती है या निश्चित रहती है, ठीक है ना। तो कहेंगे कि न्यून प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। उसके साथ साथ में बृहद बेरोजगारी, जो बेरोजगारी का स्तर है वो भारत में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कई लोग जो है शिक्षित बेरोजगारी हैं, कई लोग जो है यहाँ पर जो है आपको घर्षण बेरोजगारी के भी शिकार दिखते हैं, कई लोग जो है ऐसे भी हैं जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, और खास करके भारत में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अब जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से सभी, कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं ये कि पूंजी निर्माण की दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कम है। इसके साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं वो कई लोग अकुशल मजदूर के तौर पर भी हैं, यानी कि अकुशल लेबर के तौर पर भी हैं। और इसके साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है। यहाँ के लोग जो हैं वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, है ना। मन की धार्मिक कट्टरता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रूढ़िवादी विचार, कई सारे जो है पुरानी विचारधाराओं पर चलते हैं, तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी विशेषता है। चलिएगा अगला प्रश्न, बोला कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो हम लोग जानते हैं बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जब दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं करती है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि भारत जो है वो किसी अन्य देशों के साथ अगर लेन देन करना बंद कर दे, है ना, तो हम कहेंगे कि ये विचारधारा क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था जो है आपकी इकोनॉमी हो गई, जिसकी वजह से आप ना ही आयात कर सकते हैं ना ही निर्यात कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि आयात निर्यात करने से देश को लाभ होता है, ठीक है ना, लेकिन नुकसान भी होता है, ध्यान में रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था तो वर्तमान समय में पाई नहीं जाती है, हमेशा जो है आपको अब जो है ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो है वो खुली हुई अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, आयात निर्यात का बंद होना। देखिए खरीद बिक्री का बंद होने का मतलब क्या है कि देश के अंदर ही खरीद बिक्री बंद हो रहा है, तो ये बंद अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाएगा। जब हम दूसरे देश से खरीद बिक्री करते हैं ना, उसको कहा जाता है आयात और निर्यात। तो जब आयात और निर्यात ही नहीं होगा दो देशों के बीच में या फिर दो अर्थव्यवस्था के बीच में, तब उसे कहा जाएगा बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, बोला कि प्राथमिक क्षेत्र में, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कौन कौन सी सम्मिलित करती है मदों को। तो पहला भूमि, वन,
खनन, उत्खनन, इन सारी चीज़ों को शामिल करती है। इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये मधुमक्खी पालन, ये सब सारी चीज़ें होती है। कई लोग कहेंगे मधुमक्खी पालन, जी हाँ भाई, मधुमक्खी पालन भी होता है, केंचुआ पालन भी होता है, मेढक पालन भी होता है, क्योंकि ये सब सभी चीज़ें जो है वो सभी जीव जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा अगला क्या बोल रहा है कि वह क्षेत्र जो एक दूसरे को क्या बोल रहा है, वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को ही हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र के दो अलग अलग प्रकार भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है। इनकी सेकेंडरी सेक्टर, आप इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब ये सेक्टर जो है दो भाग में होता है। एक आपका भाग आता है निर्माण क्षेत्र, क्या आता है, निर्माण क्षेत्र। और दूसरा आप जानते हैं विनिर्माण क्षेत्र, क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है ना। ये दो क्षेत्र हो गए, निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। इसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसको कहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पता चल गया आपको। ये दो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो निर्माण क्षेत्र है ना, निर्माण क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि पुल वगैरह जो निर्माण करते हैं ना, वो सब सारा आपका इसमें शामिल होता है। बिल्डिंग, हॉस्पिटल या फिर स्कूल वगैरह सारा किसमें शामिल होगा, निर्माण क्षेत्र में। यानी कि जो अस्थाई परिसंपत्ति का जहाँ पर निर्माण हो रहा हो, पुल वगैरह है, स्कूल, आपका जो हॉस्पिटल है, ये सब सारा होगा निर्माण क्षेत्र का भाग। विनिर्माण क्षेत्र में जैसे कि आप कपड़ा जो है बनाते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर जो टेलीविज़न, ये सब सारी चीज़ों का जो आविष्कार हो रहा है, जो आविष्कार नहीं कह सकते, जो निर्माण हो रहा है कह सकते हैं आप, मतलब कि यहाँ पर शामिल कर सकते हैं उन चीज़ों को जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, मोबाइल आप जहाँ चाहें ले जा सकते हैं, है ना, और इसी वजह से तो उसका नाम मोबाइल है। और दूसरा आप बल्ब ले जा सकते हैं, अपना जो है घड़ी जो पहने घड़ी ले जा सकते हैं, किताब कॉपी ले जा सकते हैं, बैग ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन सब सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब देख लीजिएगा कि कॉपियों में अक्सर लिखा होता है, पीछे जाकर के लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, या फिर मोबाइल का अगर आपके पास कवर होगा, है ना, कूट उसका जो रहता है उसमें देखिएगा लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय। बात समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होगी जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। लेकिन निर्माण क्षेत्र में वो सभी चीज़ें शामिल होगी जो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, मतलब जो नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो निर्माण क्षेत्र में शामिल किया जाता है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको आगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना भाई। आज डस्टर की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, क्योंकि वो जो है गंदा हो गया था पूरी तरह से, तो उसको मैंने धो दिया। अब चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग अगला। अब बताइए कि द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कौन सी सेवाएं सम्मिलित होगी भाई, तो विनिर्माण सेवा जो है शामिल किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। अभी हमने बताया कि निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र ये दोनों किसके क्षेत्र हैं, तो कह सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र के ये दोनों उप क्षेत्र हैं। उप क्षेत्र आप बोल लीजिए कि निर्माण क्षेत्र है और विनिर्माण, तो सही जवाब होगा हमारा विनिर्माण। बाकी आपका बीमा, बैंकिंग और व्यापार ये तृतीयक क्षेत्र के भाग हैं, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है ना, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो तृतीयक क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, उसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसमें आप बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस वगैरह ये सब सारी चीज़ें यानी कि शामिल कर सकते हैं, व्यापार शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, यातायात की सेवाएं ये क्या है आपके विनिर्माण सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो पता चल गया आपको, 40वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? जो परिवहन सेवा है या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, वो आपका आएगा किसमें? तो टर्सरी सेक्टर में या फिर तृतीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न, बोला है निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी समस्या जिससे पूरी अर्थव्यवस्था के लोग प्रभावित हो रहे हों। तो यहाँ पर कहेंगे हम उन सबको क्या? तो केंद्रीय आर्थिक समस्या या फिर केंद्रीय समस्या। तो साधनों का आवंटन, ये तो केंद्रीय समस्या भाई, कि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में कितने सारे संसाधन को लगाएं, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है और ये संसाधन दुर्लभ भी हैं और इनका वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि इस कपड़े का निर्माण हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ कह सकते हैं। तो इसका निर्माण के लिए जो है वो हम कितना इसमें मजदूर, कितनी भूमि या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी खपत करें, ये सब सारा हम लोग को जब सोचना पड़ रहा है तो समझ जाइए कि ये हमारा केंद्रीय समस्या है ना। चुनाव करना पड़ रहा है कि इस पर कितने सारे संसाधन लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखिएगा इसी का, बोल रहा है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अरे भाई कुशलतम उपयोग का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसका एफिशिएंट यूज करना। तो जब संसाधनों का यह कुशल ढंग से प्रयोग होगा ना तो ये हमारी एक समस्या बनी रहती है। तो हम लोग जो कुशलतम रूप में प्रयोग करना चाहते हैं ये भी हमारा एक केंद्रीय समस्या का समाधान देता है, समझिए। तो अगला देखिएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? अरे भाई हर एक देश को चाहिए क्या? अपने देश को डेवलपमेंट करना है, ये हर एक देश की आर्थिक समस्या है। तो समझ जाइए कि आर्थिक विकास भी जो है वो आर्थिक समस्या का ही एक अंग है, यानी कि कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। जब ये सोचना पड़ा तो समझ जाइए आपके पास केंद्रीय समस्या है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, आप देखते हैं कि देश के अंदर उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देश के अंदर लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, देश के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं, बैंकिंग सुधार हुआ कि नहीं हुआ, बात समझे कि नहीं। यानी कि ओवरऑल जब डेवलपमेंट की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। बोल रहा है क्या कि अर्थशास्त्र में क्या उत्पादन करें कि समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अरे भैया हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि क्या उत्पादन करें, इसका मतलब की है वस्तु के किस्म के चयन से संबंधित समस्या है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में चावल का उत्पादन करें कि गेहूं का उत्पादन करें कि गन्ने का उत्पादन करें। बात समझ में आपको? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या उत्पादन करें का मतलब क्या है कि हम वस्तु की कौन से किस्म का उत्पादन करें, यानी कि वस्तु के किस्म के चयन से संबंधित आर्थिक समस्या है ये। ठीक है। अगला उत्पादन कैसे करें। देखिए उत्पादन करने के लिए जब बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल कर लें कि पूंजी प्रधान तकनीक इस्तेमाल कर लें। ध्यान दीजिएगा, श्रम प्रधान का मतलब क्या होता है या फिर श्रमगत तकनीक का मतलब क्या होता है। क्या बोल रहे हैं? श्रमगत तकनीक। तो श्रमगत तकनीक मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये होता क्या है? तो जब उत्पादन की प्रक्रिया में लेबर ज़्यादा लगा हुआ है और कैपिटल कम है तो आप इसे कहेंगे क्या? ये हमारा हो गया श्रम प्रधान तकनीक। जैसे कि आप देखते होंगे छत की ढलाई करते हुए मजदूरों की संख्या वहां पर ज्यादा होती है और मशीनें कम लगी होती है, तो वहां पर समझ जाइएगा कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा आप जो जानते हैं उसे कहते हैं हम पूंजीगत तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है ना। पूंजी प्रधान मतलब यहाँ पर पूंजी जो है ज़्यादा लगी हुई होगी और मशीन जो है आपका जो लेबर है वो आपके यहाँ पर कम लगे हुए होंगे। तो आप निश्चित तौर पर ये समझ लीजिएगा कि आपका ये क्या है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जहाँ पर पूंजी जो है ज़्यादा लगी होती है और लेबर कम लगे होते हैं। ठीक है ना। कैपिटल को हम के से लिख रहे हैं, लेबर को एल से, ध्यान में रखिएगा। तो पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी तकनीक जहां पर उत्पादन की प्रक्रिया में कह लीजिए कि लेबर कम लगा हुआ है और कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ है। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब लेबर ज़्यादा लगा हुआ है और कैपिटल कम लगा हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिएगा अगला बोला कि संसाधन आवंटन की समस्या क्या है। संसाधन आवंटन मतलब हाउ टू एलोकेट, हम कहाँ पर कितना एलोकेट करें रिसोर्सेस को। तो ये समस्या संबंधित है कि हम यहाँ पर उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन कैसे करें और उत्पादन क्या किया जाए। इसका मतलब सभी से संबंधित समस्या है। ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, बोला कि अर्थशास्त्र में किसके लिए का जो प्रश्न उठ रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है। किसके लिए, यानी कि देश में जो हम उत्पादन कर रहे हैं जिस वस्तु का, वो हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि अमीरों के लिए कर रहे हैं या फिर गरीब वर्ग के लिए कर रहे हैं या फिर मध्यम वर्ग के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग किस आधार पर बात करते हैं, आय और संपत्ति के आधार पर। इसलिए हम बोलेंगे क्या कि ये भाई संबंधित है
आय और संपत्ति के वितरण के चयन से संबंधित है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं आय एवं संपत्ति के वितरण से संबंधित समस्या है, और ये भी हमारा एक आर्थिक समस्या ही है, यानी कि उत्पादन हम किसके लिए करें, ये कौन सी समस्या है, केंद्रीय आर्थिक समस्या है। अगला प्रश्न बोला कि वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है क्या कहलाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बनता कैसे है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये डायग्राम ऐसे बनता है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर ओरिजिन लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स वस्तु का उत्पादन, और वाई एक्स की तरफ हम कुछ भी दूसरी वस्तु को ले लेते हैं वाई वस्तु, ठीक है ना। तो ये जो है उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी टच कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। ये हमारा है क्या है, मूल बिंदु, ये हमारा क्या है मूल बिंदु, ठीक है ना। इसके अलावे अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है ना। ढाल क्या होता है, नेगेटिव स्लोप है। और क्या, आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ये मूल बिंदु की तरफ क्या है, देखिएगा मूल बिंदु से दूर भागा हुआ है ना, दूर भाग रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कनकेव। क्या कहेंगे, यानी कि ये होता कैसा है, कनकेव होता है, कनकेव, ठीक है ना। अवतल होता है, यानी कि अवतल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बाईं से दाईं आ रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बाईं से दाईं आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पता चल गया। अगला प्रश्न बोला कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं ये सीमित साधनों को दर्शाता है, और सीमित संसाधनों के माध्यम से कैसे जो है वो दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, इस बात को बताता है उत्पादन संभावना वक्र। तो चलिए अगला प्रश्न पर। बोला कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। देखिएगा ढाल इसका कैसे गिर रहा है, ढाल तो क्या है, पहली चीज नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि जब हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, देख लीजिएगा, तो एक्स वस्तु को मान लीजिए कि उत्पादन अभी 0 है, तो वाई वस्तु का उत्पादन अधिकतम है। लेकिन जैसे ही हम वाई वस्तु के उत्पादन को कम किए, तब जा करके हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा पाए। समझ में आया। इसका मतलब कि जब इसमें वृद्धि करते हैं तो वाई वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ता है। दैट मीन्स दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि नेगेटिव स्लोप निकल गया यहाँ से, आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा गिर रहा है, तो देखिएगा बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं। कहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है, ठीक है ना। अगला 50वां नंबर बोला है सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है। अरे सामान्यतः हम लोग उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा दिख रहे हैं, अवतल दिख रहे हैं, कनकेव दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक कनकेव कब होगा, ध्यान में रखिएगा, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बढ़ते हुए होता है। क्या होता है, बढ़ते हुए होता है। ये सीमांत अवसर लागत क्या है, लास्ट में आपको बताएंगे। और सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो एक सरल रेखा बन जाएगा जो नेगेटिव स्लोप का होगा, ठीक है ना। और एक और बताइए, जो कि इस नेगेटिव स्लोप अगर हम कहें तो समझने के लिए आपको हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका बन जाएगा ये ऐसे ऊपर से नीचे आते हुए, नेगेटिव स्लोप का है ये। प्लस में क्या है, आप देख रहे हैं डिमांड कर्व की तरह है, जिधर यहाँ पर भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, ये हमेशा टच करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस पर टच करने का मतलब क्या है कि जब एक्स वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिकतम हो रहा है, तो वाई वस्तु का उत्पादन घट करके 0 हो जा रहा है। यहाँ पर टच करेगा जब, तो इसका मतलब है कि एक्स वस्तु का उत्पादन अधिकतम हो रहा है, लेकिन उसी समय वाई वस्तु का उत्पादन घट करके 0 हो गया है। लेकिन जब यहाँ पर से हट करके 0 हो जाए तो वाई वस्तु का उत्पादन अधिकतम होगा, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसी वजह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ये छूते हुए होती है हमेशा उत्पादन संभावना वक्र। लेकिन जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब डिक्रीज होते हुए रहेगा, तो देखना कि जो ये कनकेव बना हुआ है जस्ट इसके ऑपोजिट बन जाएगा। इसका मतलब कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पर नोट कर देते हैं। देखो शॉर्ट में समझने के लिए इधर कर देते हैं। कैसा बन जाएगा, ऐसा कनकेव, यानी कि यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, नेगेटिव स्लोप का बनेगा ही, लेकिन साथ साथ में इसका जो कह सकते हैं कि जो शेप है वो कैसा है, कन्वेक्स है। कैसा है, कन्वेक्स, यानी कि उत्तल है। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जब ये हमारा कंडीशन पहला है तो ये बन रहा है हमारा पहला डायग्राम, जब ये हमारा कांस्टेंट है तो बन रहा है ये दूसरा डायग्राम, और जब ये जो है नेगेटिव स्लोप हो रहा है, ये सॉरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को जब डिक्रीज होते हुए है तो बन रहा है हमारा ये तीसरा डायग्राम। उम्मीद है ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो सामान्यतः होता है अवतल, ठीक है ना, कैसा होता है, कनकेव होता है। अब आगे ध्यान दीजिए, बोला उत्पादन संभावना वक्र के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो क्या दर्शाता है, मिटाते हैं इसको जरा। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर अगर कोई बिंदु होगा तो वो चीज क्या दर्शाएगा भाई, कि हमारा जो सीमित संसाधन है उसके माध्यम से हम उसका उत्पादन तो कर ही नहीं सकते, मतलब उस संयोग को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब हम लोग उस उत्पादन संभावना को प्राप्त ही नहीं कर सकते तो उसको हम लोग कहते हैं अपर्याप्त संयोग या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, अनअटेनेबल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम उस कॉम्बिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकते सीमित संसाधनों के माध्यम से। तो देख लीजिएगा यहाँ पर हमारा है, ऐसे मान लीजिए उत्पादन संभावना वक्र, मान लेते हैं ए से लेकर के हमारा यहाँ पर बी तक गया है, लेकिन इसके यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन सभी को तो हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, बट इससे बाहर अगर कोई उत्पादन जो है बिंदु बना हुआ है तो इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम लिख रहे हैं यू से, दैट मीन्स अनअटेनेबल पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन जब इसके अंदर कहीं स्थित होगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अंदर कहीं है, यानी कि इस लाइन से ही कहीं अंदर है, तो इसका मतलब है कि संसाधनों का जो है वो अकुशल ढंग से प्रयोग हो रहा है या फिर संसाधनों का अपर्याप्त रूप से प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि x वस्तु का उत्पादन या फिर y वस्तु का उत्पादन से यहाँ पर जो है उतनी संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप संसाधन का जो है बेढंगे तरीके से प्रयोग कर रहे हैं या फिर अकुशल रूप से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 क्या बोल रहे हैं, यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर रहे, अभी हमने बताया है कि सीमांत अवसर लागत स्थिर रहता है तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप वाला जो है वो एक डिमांड कर्व की तरह ऊपर से नीचे आते हुए हो जाता है, दैट मीन्स आप ऐसे जानते हैं होता है। और यहाँ पर हमने दिखाया था कि नेगेटिव स्लोप होता है, प्लस में क्या बात कर रहे हैं कि एक सरल रेखा के जैसा हो जा रहा है, दैट मीन्स एक सरल रेखा ही हो जा रहा है, समझ लीजिए। तो नेगेटिव स्लोप और एक सरल रेखा, शायद यही आपको पूछा है मॉडल सेट 1 में भी, जो कि पहला ही प्रश्न है आपका, वहां पर आप निकाल के देख लीजिएगा। मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा 2 2 2 2 ऐसा निकलता है, तो उसका भी आपने देखा होगा कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है और एक सरल रेखा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को क्या कहा जाता है। सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत होता क्या है, जैसे कि एक जगह पर कहीं पर आपको मान लीजिए कि काम मिल रहा है 5,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरी जगह जो काम मिल रहा है वहाँ पर मिलने वाला है आपको 10,000 रुपये प्रति महीना। अब तीसरी जगह एक जगह काम मिलने वाला है आपको 15,000 रुपये प्रति महीना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया, 3 जगह आपको काम के अवसर मिल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा लगे कि हम आपको कहें कि सर आप कहाँ पर जॉब करना चाहेंगे, अब निश्चित तौर पर कहेंगे सर 15,000 वाली नौकरी हम करना चाहेंगे, क्योंकि आप रिसोर्सेस हमेशा ज़्यादा चाहते हैं ना। मनुष्य एक लालची प्राणी है और आप भी हैं, हम भी हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप यहाँ पर जाना चाहेंगे, इसका मतलब अब बाकी जो आपके लिए अवसर था आप उसे क्या करेंगे, त्याग देंगे। इसका मतलब जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, मान लीजिए कि आपके पास पहले था सिर्फ 5,000 की नौकरी, तो सबसे अच्छा विकल्प तो यही था आपके लिए उस समय। लेकिन जैसे ही आपको एक दूसरा अवसर मिला 10,000 रुपये कमाने का, समझिए, तो आप क्या किए, पहले वाली नौकरी को आपने त्याग दिया। दैट मीन्स कि 10,000 नौकरी के लिए 5,000 रुपये जो हो गया वो आपका हो गया अवसर लागत। लेकिन फिर से मान लीजिए आपको एक नया अवसर मिल रहा है कि यहाँ पर आपको काम मिल रहा है 15,000 रुपये का, तो फिर से आप 15,000 की नौकरी के लिए 10,000 नौकरी को क्या करेंगे, त्याग देंगे। इसका मतलब 10,000 रुपये तो सबसे अच्छा विकल्प था, तो सर्वोत्तम विकल्प को आपने त्याग दिया, वही क्या है आपका अवसर लागत है। तो सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को हम अवसर लागत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि अवसर लागत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो अवसर लागत को जो कंसेप्ट, अवसर लागत का जो कंसेप्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट था, ये दिया था प्रोफेसर DL ग्रीन ने। किसने दिया था, प्रोफेसर DL ग्रीन ने। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है भी आई है, ये प्रश्न समझिए आपसे पूछा ही जाएगा। इसका 3-4 नाम हम आपको बता देते हैं। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, अवसर लागत को हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, अवसर लागत को हस्तांतरण आय भी कहते हैं, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं।
उम्मीद करते हैं ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया इसके लिए आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो सीरीज में हम लेकर के आने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जहां पर ही आपको हम यूनिट 2 से सभी प्रश्नों को करवाने वाले हैं। तो एंड में हम आपको बात किए थे जो, चलिए हम लोग उन सभी प्रश्नों को करते हैं जो कि आपका मॉडल शीट 1 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है। सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। मतलब यूनिट 1 का ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है, इससे बाहर के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लाते हैं मॉडल शीट। मॉडल प्रश्न प्रारूप में किन किन चीज़ों को कैसे पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। पहले कुछ प्रश्नों को रखा गया जो वो आपके यूनिट 1 से है। तो पहला आपका जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि दो वस्तु हैं x और y, इन दोनों वस्तुओं के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार से दी गई है। यानी कि x वस्तु का उत्पादन कैसे लिया गया है, x वस्तु का उत्पादन है पहले 0, फिर है 1, फिर है 2, 3, 4, 5 ऐसे लिया गया है। y वस्तु का उत्पादन है कितना 10, फिर है 8, 6, 4, 2 और 0। देखिएगा एक जब बार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं x वस्तु का जो उत्पादन हमारा 0 है तो y वस्तु का उत्पादन अधिकतम है। लेकिन जब x वस्तु का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा तो देखिएगा y वस्तु का उत्पादन धीरे धीरे घट रहा है ना। यानी कि x वस्तु के प्रत्येक इकाई की वृद्धि के साथ y वस्तु का उत्पादन की जो है वो कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन जब त्याग की दर आपको दिखे हमेशा 2, 2, 2 ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि या फिर 5, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 20 ऐसा कुछ दिखे, दैट मीन्स कि यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हमारा कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये भैया हमारा क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी स्थिर रहता है तो हमने आपसे कहा अभी जस्ट कुछ देर पहले कि ये बनता है एक सरल रेखा ऋणात्मक ढाल वाला। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपका सही कहाँ पर है देख लीजिए आप, ऑप्शन हमको देखने में थोड़ा समय लगेगा। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है कहाँ पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे केंद्रीय समस्या क्या होती है, कोई ऐसी समस्या जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उसको कहा जाएगा केंद्रीय समस्या, है ना, या फिर केंद्रीय आर्थिक समस्या। तो उत्पादन किसके लिए हो, ये समस्या जो है वो केंद्रीय समस्या है। किसके लिए हो इसका मतलब क्या है कि हम अमीरों के लिए उत्पादन करें या फिर गरीबों के लिए या फिर मध्यम वर्ग के लिए उत्पादन करें। अगला देखिएगा क्या बोला कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि इन दोनों शब्दों का प्रयोग और सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था, किस अर्थशास्त्र ने किया था, तो हम आपको बता चुके हैं रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। कब, 1933 ईस्वी में। बताने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है ना। अगला देखिएगा, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल दोनों के बीच में जो है तकनीक का चयन करता है, तो उसका यह जो चयन है वो अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो हमने आपको बताया है कि ट्रैक्टर और हल बैल इसके पास दोनों हैं, तो हल बैल चलाएगा कौन, तो चलाएगा भाई इंसान ही ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर लेबर की जरूरत है और ट्रैक्टर में भी आपको एक लेबर की जरूरत है जो कि ट्रैक्टर चलाएगा, और दूसरा वहाँ पर मशीन है। तो एक तरफ हम कहें कि लेबर इंटेंसिव है और दूसरी तरफ कैपिटल इंटेंसिव है। ट्रैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव, आपका जो हल बैल है वो क्या हो जाएगा आपका लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पर दोनों के बीच में वो तकनीक का चुनाव कर रहा है। दैट मीन्स कि ये तकनीक के चुनाव से संबंधित समस्या है। दैट मीन्स कि उत्पादन कैसे करें या फिर कैसे उत्पादन करें, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला मॉडल शीट में दिया होगा, हाँ अगला मॉडल शीट में दिया हुआ है प्रश्न संख्या, सारा छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। वीडियो को स्लो फास्ट करके आप देख सकते हैं। हाँ बोल रहा है सेट नंबर 2, देखिएगा इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है। हम लोग जानते हैं कि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या बताता है कि क्या होना चाहिए। दैट मीन्स कि परामर्श जब देता है ना, जब आपको सलाह देता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मांग का नियम, उसमें क्या बोलता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है और वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। इसको कहा जाता है आदर्शक अर्थशास्त्र। यहाँ पर क्या बात करेगा, जैसे हम लोग मान्यताएं के तौर
तौर पर पढ़ते हैं मांग के नियम में कि उपभोक्ता की आय जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आदत, फैशन और रुचि जो उपभोक्ता का है वो भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समय और मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब सभी जो है मांग को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सबको जो है परिवर्तन नहीं होने कहने की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि आपको एक सलाह दे रहा है कि ये परामर्श दे रहा है ना। तो यहाँ पर आप कहिएगा कि आदर्शक अर्थशास्त्र जो है वो काम का है उसका, तो परामर्श देना, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है ना। अगला, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है? आपको हमने बताया कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिली रहती है, जिसकी वजह से जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, वो जितनी भी चाहे अपनी मर्जी से सप्लाई कर लेता है, जो डिमांड करने वाला पर्सन है वो जितनी भी चाहे जैसे भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार डिमांड कर लेता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मांग और पूर्ति के द्वारा जो है वो बाजार में काम होता है। दैट मीन्स कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता के तौर पर है, यानी कि मूल्य संयंत्र की मदद से वहाँ पर लोग खरीद बिक्री करते हैं वस्तुओं की और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि जो केंद्रीय समस्या का समाधान है वो बाजार शक्ति का मतलब क्या होगा कि मांग और पूर्ति के द्वारा जो है वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर पूरा जो बाजार होता है वो संचालित होते रहता है। अगला प्रश्न, उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न जो हमने आपसे जो है बात नहीं किया, लेकिन अब हम आपसे बात कर लेते हैं। जरा डस्टर की आज थोड़ी कमी खल रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अब देखिएगा यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है ना, जनरली ऐसा ही बनता है। ये बोला है कि दाहिनी ओर विवर्तित हो रहा है। यहाँ पर y वस्तु इधर ले रहे हैं, इधर x वस्तु। ठीक है ना। अब यहाँ पर वस्तु नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ x y लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पर हम खिसकाव कह रहे हैं कि ये से हमारा मान लीजिए कि B C D E तक जितना भी था ले लीजिए। अब ये खिसक करके मान लीजिए हो रहा है ऐसा। ठीक है ना, ऐसा हो गया, जहाँ पर फिर से हमारा x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a डैश यहाँ पर ले रहे हैं e डैश। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो तकनीक है उसका विकास हुआ होगा, या फिर देश में जो उत्पादन के संसाधन है उसका विकास हुआ होगा। तो इस प्रकार से दाहिनी ओर खिसक जाता है। इसका मतलब कि ए का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना हो रहा था, तकनीक की वजह से, तकनीक का विकास होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, या फिर संसाधनों के विकास होने से उत्पादन स्तर बढ़ जाता है। इसका भी उसी प्रकार से उत्पादन स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन जब तकनीक में गिरावट आ जाएगी, या फिर पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे, या फिर तकनीक में हरासमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो ये बाईं ओर विस्थापित हो जाती है पीपीसी। दैट मीन्स कि इधर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से दाईं और बाईं ओर जाता है उत्पादन संभावना वक्र। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तकनीकी विकास के कारण जो है वो उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाती है। और बाईं ओर कब विवर्तित होती है? जब तकनीक में हरासमेंट होता है, या फिर जब देश में बाढ़ जा जाती है, या फिर हम पुरानी तकनीक का प्रयोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको दिख रहा है कि कौन सा जवाब सही है बाईं ओर जाने का। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन दाईं ओर जाने का क्या कारण है? तकनीक में विकास, तकनीक का विकास और संसाधनों का विकास। तो दाहिनी ओर जाएगा, और तकनीक में हरासमेंट होगा तो बाईं ओर आएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न तो लगता है ये शायद हमने बात किया कि एक किसान जो है वो 100 टन धान का उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। ठीक है ना। 100 क्विंटल धान उत्पादन करने के लिए वो क्या करता है? 120 क्विंटल जो है वो गेहूं का उत्पादन जो है त्याग करना चाहता है। तो यहाँ पर बताइए कि 100 क्विंटल वो धान उत्पादन करेगी, है ना। 100 क्विंटल वो धान उत्पादन करना चाहता है, लेकिन त्याग क्या रहा है? तो त्याग रहा है वो 120 क्विंटल क्या? गेहूं। ठीक है ना। 120 सिर्फ लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। 120 क्विंटल जो है वो गेहूं का त्याग कर रहा है। दैट मीन्स इसका उत्पादन करने के लिए छोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? अवसर लागत है। जो छूटेगा वो क्या है? हमारा अवसर लागत है। इसका मतलब 120 क्विंटल, हाँ 120 क्विंटल जो गेहूं का उत्पादन है वो हमारा क्या होगा? अवसर लागत। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए, ये सब मॉडल सेट 2 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या ये था 4। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये दूसरे चैप्टर से चलते हैं। प्रश्न संख्या पहले पर मॉडल सेट का 3। हाँ, बोला है शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ और भी कहने की जरूरत नहीं है। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? अरे भैया, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि एक उत्पादन संभावना वक्र जो है इस पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाया जाता है
है ना। इधर हम लोग x वस्तु ले लेते हैं, इधर हम लोग यहाँ पर y वस्तु ले लेते हैं। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ y को दिखा रहा है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ x को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या बोल रहा है, सो जरा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है कि संसाधनों का जो ठीक ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, इफिशिएंट वे में यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज कि जितने भी सीमित संसाधन है उसको हम लोग इफिशिएंट वे में प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कुशल रूप में प्रयोग कर रहे हैं और सिर्फ 2 ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। कितनी वस्तुओं का? सिर्फ 2 ही वस्तुओं का, यानी कि तकनीकी दक्षता होगी या फिर आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को दिखलाता है। ये आपका जवाब सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? अच्छा यहाँ पर दिया, अच्छा हाँ डी है, ऑप्शन डी में दिया हुआ जवाब, है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? अरे भैया बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को कवर किए हुए हैं कि भारतीय अर्थशास्त्री कौन कौन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके भारतीय अर्थशास्त्री हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं। मनमोहन यूनुस ये तो है नहीं, क्या दिया हुआ है? रघुराम राजन, हाँ रघुराम राजन जी जो हैं वो आपको पता है ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और रघुराम राजन जी जो है बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं, एक अपना व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रखते हैं ये, और इनके व्यवहार, इनकी बात विचार भी बहुत अच्छे हैं। अब देखिएगा रघुराम राजन जी हैं वो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, और महबूब उल हक जो लिखा हुआ ऑप्शन बी में ये अर्थशास्त्री हैं पाकिस्तान के, ठीक है ना। और अमृत सेन के साथ इन्होंने मिलकर के काम किया था, जो कि एसडीआई का जो है इन्होंने विस्तृत ढंग से जो है बात भी किया था। तो हम लोग जानते हैं इसके ऑप्शन के अनुसार रघुराम राजन जी हैं जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इसके साथ में अमृत सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और भी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बोला कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करता है या फिर मानव का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? हम लोग जान चुके हैं इस चीज़ को, है ना, कि अर्थशास्त्र को जो है मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था? तो हम लोग जानते हैं वो जवाब है अल्फ्रेड मार्शल, है ना, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि 1890 में जो किताब छपा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी में जो है इस प्रश्न को जो है समझिए तो शामिल किया जाता है, या फिर इस डेफिनेशन को शामिल किया जाता है। सॉरी एनर्जी कम लग रही है ना। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक फर्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक फर्म के संतुलन का अध्ययन करते हैं, और बाकी जो बेरोजगारी का अध्ययन है ये समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। राष्ट्रीय आय का निर्धारण हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। सामान्य मूल्य क्या बोल रहा है, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण हम लोग ये समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उत्पादक, एक परिवार, एक फर्म, एक उपभोक्ता, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला चलिए मॉडल सेट फिर से हम लोग देखना पड़ेगा। अगला मॉडल सेट क्या है? चौथा, है ना। चौथे मॉडल सेट में बोल रहा है निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। ये तो हमने आपसे पहले भी साझा किया कि आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, वो सभी क्रियाएं जो कि आय सृजित करती है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मित्र की शादी में शामिल होना, ये गलत है ना। मित्र की शादी में शामिल होना मतलब क्या है, बाराती यहाँ पर जाना थोड़े भाई, तो ये हमारा जो है वो अनार्थिक क्रिया के तौर पर आएगा। पूजा करना, पूजा पाठ करना क्या है हमारा अनार्थिक क्रिया है। दान करना ये भी हमारा अनार्थिक क्रिया है, जैसे कि हमने आपसे बात भी साझा किया था कि किसी को सहयोग करना या फिर किसी को दान देना, ये सब हमारी अनार्थिक क्रियाएं होती है। वस्तुओं का विनिमय यानी कि ये भी हमारा ये हमारा आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वस्तु का विनिमय मतलब खरीदार बिक्री करना। और अभी जो खरीदारी बिक्री होती है वो मुद्रा के माध्यम से होता है, दैट मीन्स मॉनेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। और पुराने ज़माने में होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से या फिर बार्टर सिस्टम के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए तो हमारा डी वाला आंसर जो है यहाँ पर सही होगा पहले प्रश्न का। अगला देखिएगा, बोला है संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? संसाधनों का वितरण मतलब कि हम कौन से संसाधन का प्रयोग कैसे, कहाँ पर करें, कैसे करें, नहीं करें, है ना। दैट मीन्स कि उत्पादन हम कैसे करें, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। कि जैसे कि हमने आपसे कहा कि कपड़े के उत्पादन के लिए कितनी भूमि या फिर कितने इलेक्ट्रिसिटी या फिर कितने मजदूर की आवश्यकता है, ये सब सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का आवंटन कर रहे हैं या फिर संसाधनों का वितरण कर रहे हैं या फिर एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्पादन कैसे करें इसी से संबंधित है ये, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला, संसाधनों की मित्य व्ययता से क्या तात्पर्य है? मित्य व्ययता का मतलब क्या होता है भाई? मित्य व्ययता का मतलब क्या होता है, ये तो हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। मित्य व्ययता का क्या मतलब है? शायद मित्य व्ययता का मतलब क्या है मुझे पता नहीं, आपको ये बताना होगा।
आपको भी सहयोग करना होगा। मितव्ययता का अंग्रेजी अगर कोई हमको ट्रांसलेट करके ज़रा बता दें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ऐसा है कि कुछ वर्ड हिंदी में ऐसे होते हैं जो कि मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, शायद आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो तीसरे प्रश्न जो है हम छोड़ देते हैं, और अगर जवाब इसका पता चल जाता है कि मितव्ययता का मतलब ही क्या है या फिर मितव्ययता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। हम पिन अप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है हम अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या बोला है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी और व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व कहाँ पर होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया था? तो अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधी विचार हम दिया था किसने, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोफेसर लियोनल जॉन रॉबिन्स ने दिया था, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया था, या फिर रॉबिन्सन ने दिया था, ठीक है ना। रॉबिन्सन भी कई बार हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, सो लास्ट और हमारा ये मॉडल शीट आखिरी है समझिए, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर से। बोला क्या कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो मैक्रो जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब हमने बताया था कि बड़ा होता है या फिर लार्ज होता है या फिर व्यापक होता है कह सकते हैं। तो मैक्रो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था MAKROS से, दैट मीन्स मैक्रो, जिसका मतलब होता है व्यापक या फिर बड़ा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोला चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास जो साधन हैं वो दुर्लभ हैं। और दुर्लभता क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, जब संसाधनों की मांग ज़्यादा हो और संसाधनों की पूर्ति कम हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभता कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्पादन समान और वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? भाई अवतल होने का क्या कारण है, हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है। उत्पादन समान वक्र, ये तो सबसे पहले तो नेगेटिव स्लोप है, हम लोग जानते हैं नेगेटिव स्लोप है ये, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ साथ ये क्या है, कनकेव है ना, कनकेव है, मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन की तरफ जो है वो अवतल है। ऐसा क्यों है? तो हम लोग जानते हैं जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब बढ़ती हुई होती है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि सीमांत अवसर लागत में वृद्धि के कारण जो है वो उत्पादन समान वक्र का आकार कनकेव हो जाता है या फिर अवतल हो जाता है। कहाँ पर दिया हुआ है, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, बोल रहे दी वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये लिखा हुआ था किसने, एडम स्मिथ ने, ठीक है ना, किसने, एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न किताब का बात है 1776 में। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो उत्पादन हम कैसे करें, है ना, मतलब कैसे उत्पादन करें, यानी कि ऑप्शन सी से संबंधित है ये समझिए, यानी कि कैसे उत्पादन करें, ये तकनीक के चयन से संबंधित समस्या है जो कि एक केंद्रीय समस्या है। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पूरा का पूरा मॉडल सेट का भी क्वेश्चन हो गया और जो भी हमने सेटअप किया था बुकलेट में उन सभी प्रश्नों को हमने बताया भी। तो मुझे लगता है कि यूनिट 1 का कंप्लीट ये वीडियो सीरीज तैयार हो चुकी। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तभी जाकर के हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आ सकेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि YouTube पर काम करना या फिर जो है वीडियो तैयार करना कितना मुश्किल होता है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और समर्थन और सपोर्ट दिखाइएगा अपना। तो अगली वीडियो सीरीज जल्द ही हम लेकर के आने वाले हैं, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद। अगली वीडियो सीरीज में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों को डिटेल में समझाएंगे और आपका ये जो मॉडल प्रारूप है उससे भी हम आपको सारे प्रश्न को करवाएंगे। तो आज रखते हैं इतना ही, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।